Hello everyone, welcome back once again with a new video of class 10th CBSE term 1। जी हाँ मित्रों, साथियों, बच्चों जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सीरीज टर्म 1 के लिए बनाए गए वीडियो सीरीज के सेकेंड सेट में पार्ट 2 में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, असर्शन रीजन से हो परेशान, चिंता मत करो, आज हर एक क्वेश्चन की बखिया उधेड़ेंगे। बच्चों, असर्शन और रीजन से रिलेटेड 60 क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है और इस वीडियो को अंत तक देखना। असर्शन और रीजन की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे आज। सिर्फ असर्शन और रीजन ही नहीं, वीडियो में आगे आपको प्रॉपर वे में हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ऐसे सारे क्लास 10th के बच्चे जिनके लिए असर्शन और रीजन कभी ना कभी प्रॉब्लम रहा है, उन्हें ऐसा लगा है कि इसको कैसे डील किया जाए, उनको मैं बता दूं, असर्शन और रीजन को आज हम देंगे मात। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इस पूरे वीडियो को और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हां, इस सीरीज का थर्ड वीडियो भी अगले 3 दिनों के अंदर आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और जो बच्चे अभी तक सेट 1 के वीडियो को नहीं देख पाए हो, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप जाइए, क्लिक कीजिए और सेट 1 को भी देखिए। तीनों सेट देखने वाले बच्चे के लिए मेरी गारंटी है किस बात की, 40 आउट ऑफ 40 की, 40 में 40 आएगा, ये मेरा वादा है। और आपका साथ अगर मिल गया तो हम एक नई कृति को लिखेंगे। टिल देन जुड़े रहिए और देखते रहिए इस सेट 2 के असर्शन रीजन सीरीज को। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए फटाफट से समझ लेते हैं कि असर्शन और रीजन होते क्या हैं और एग्जैक्टली इनके आंसर्स को हमें क्लासिफाई कैसे करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो देखो, डायरेक्शंस, आपको जब भी आप क्वेश्चन आपने रीड किया होगा, आपको डायरेक्शन मिलता है और डायरेक्शन में कंप्लीटली लिखा रहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज followed by a statement of reason, mark the correct choice as। ऑप्शन नंबर ए आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा होगा कि बोथ द असर्शन एंड रीजन इज आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन और रीजन दोनों वाले जो लाइन्स है, स्टेटमेंट है, वो करेक्ट हैं और जो रीजन है ना वो प्रॉपरली क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, यानी कि उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, यहां भी दोनों लाइंस ट्रू होते हैं, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि असर्शन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है असर्शन का, ठीक है, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें, सो assertion is true but reason is false, यानी कि assertion जो होगा वो true होगा लेकिन reason जो होगा वो false होगा, सिंपल भाषा में। नंबर डी की बात करें तो both assertion and reason are false, यानी कि दोनों जो हैं वो गलत होंगे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपको जस्टिफाई करना है कि 1 2 3 4 ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे इन क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। आ जाइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। असर्शन है टेरेस कल्टीवेशन
डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इरोजन। ठीक है, मतलब क्या है, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्ट वर्ड का मतलब प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित करना यानी कि रोकना। तो जो टेरेस कल्टीवेशन है वो इरोजन को नहीं रोकती है। आप सबको पता है कि टेरेस कल्टीवेशन यानी कि घाटियों और पहाड़ों पे, ठीक है, पहाड़ी जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे टेरेस कल्टीवेशन यानी कि पहाड़ों को काट के, ठीक है, पहाड़ों को काट कर इसको आप कह सकते हो कि सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी जो आप देखते हो ना घर में होता है हमारे छत पे जाने के लिए, तो सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बनाने का ओवरऑल मोटो ही यही होता है कि हम क्या कर सके, इरोजन को रोक सके। तो भाई इस केस में हमारा असर्शन रॉन्ग है अभी तक, ठीक है। और जब असर्शन रॉन्ग हो जाए तो एक दिमाग में आप रखेंगे बात को कि अगर असर्शन रॉन्ग हो जाए तो सीधे ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले आना, क्योंकि हमारे पास चार जो ऑप्शन है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, है ना। एक ऑप्शन है सी नंबर जिसमें यह लिखा रहता है कि assertion is true, reason is false, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें जनरली नहीं मिलता जिसमें यह लिखा हो कि assertion is false, reason is true, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अगर assertion आपका रॉन्ग निकल जाए तो आप सीधे डी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है या ट्रिक समझ लो आप, ठीक है। रीजन कह रहा है रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, मतलब क्या है इस बात का कि जो रनिंग वाटर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गुली इरोजन मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में इसको कवर किया है। गुली इरोजन में क्या होता है गाइस, थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं इसको। देखो गुली इरोजन में ना, सपोज करो ये एक लैंड है, एक टुकड़ा है लैंड का, यहां से पानी की धारा अगर बहेगी तो जहां से पानी की धारा बहेगी वहीं पे एग्जैक्टली डीप चैनल्स बनते चले जाएंगे, इसको कहते हैं गुले इरोजन। इस टाइप के जब इरोजन होती है किसी भी लैंड में तो वो पूरे लैंड को अनफर्टाइल यानी कि एक तरीके से अनुपजाऊ बना देती है ना। सो हम ये जो हमारा रीजन आ रहा है ना, जो रीजन लिखा हुआ है, दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन दिया है लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लैंड जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है, और इसकी जो उपयोगिता है वो भी सबसे ज्यादा है, सही बात है। रीजन दिया है लैंड कैन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बिल्कुल आप लैंड का इस्तेमाल कहां कर सकते हो, सेटलमेंट में कर सकते हो, फार्मिंग के लिए कर सकते हो, प्लांटेशन के लिए कर सकते हो, है ना, किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हो। सो इन दिस वे इट इज क्लियरली मेंशन्ड गाइस कि यस assertion and reason in this case both is true। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, assertion the availability of resource is not the only necessary conditions for the development of any region। क्या assertion क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेस की उपलब्धता विकास का केवल पैमाना नहीं है किसी भी रीजन के लिए। सही बात है, क्योंकि रिसोर्सेस होंगे, मान लो कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, बट उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए जो स्किल होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में वह रिसोर्स आपके पास होने के बाद भी आप क्या नहीं कर सकते, अपने आप को डेवलप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, है ना। जैसा कि तालिबान के केस में देखा गया था कि जो जंगी जहाज अमेरिका छोड़ गया है तालिबान में, उन जहाजों को तालिबानी जो लड़ाके हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो जंगी जहाज रिसोर्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्किल ना होने की वजह से तालिबान के लड़ाकों के लिए वो एक खिलौने के समान है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, है ना। रीजन है नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज in technology is necessary for development of any region। बिल्कुल सही,
दोनों जो है सो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा कि यस बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, 4 नंबर कह रहा है असर्शन में एरिड सॉइल इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। बात बिल्कुल सही है कि एरिड सॉइल अनसुटेबल है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। ठीक है ना। रीजन, एरिड सॉइल कहां पाई जाती है? तो याद रखेंगे जो डेजर्टेड एरिया है मेनली, है ना, जो डेजर्टेड एरियाज हैं वहां हमें देखने को एरिड सॉइल मिल जाता है। हमारे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये राजस्थान के इलाकों में हमें मिल जाता है। ठीक है, रीजन बता रहा है क्या कि एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। बहुत गलत बात, याद रखेंगे सेलाइन नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्ट्स द फिल्टरेशन ऑफ वाटर। रीजन ये नहीं है। रीजन क्या है अनफर्टाइल होने का? बिकॉज जो एरिड सॉइल है जिन जगहों पे ये पाया जाता है ना, वहां का क्लाइमेटिक, याद रखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर होता है और उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वाटर कंटेंट नहीं होने की वजह से ये शुष्क होता है, जिसलिए मतलब जिस वजह से आप कह सकते हो कि ये वेजिटेशन को होल्ड नहीं करता। ठीक है, बात समझ गए? तो इस केस में क्या होगा? assertion is true but reason is false, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप समझ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। होपफुली मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा 100% हमारे सेट 3 के वीडियो में। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। 60 क्वेश्चंस आएंगे अभी। इस पूरे टर्म 1 के सिलेबस को मर्ज करके बनाया गया ये वीडियो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। जुड़े रहिए, देखते रहिए और बस एग्जाम में छा जाओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नंबर 5 में आते हैं। असर्शन है रिसोर्स प्लानिंग इज एन इजी प्रोसेस ऑफ इन इंडिया। देखो, इज एन इजी प्रोसेस इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग, रीजन को पढ़ो समझ में आ जाएगा आपको ये गलत है या सही है। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, आइडेंटिफिकेशन एंड देन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। देखो, दिमाग में रखना कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहली बात क्या होती है, तो जब भी रिसोर्स प्लानिंग करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन होगी, रिसोर्स की पहचान होगी। जब रिसोर्स की पहचान हो जाएगी तब उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेकिंग होती है। ठीक है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेकिंग हो जाने के बाद में फिर अगला स्टेप क्या आता है कि वो देश के लिए, कंट्री के लिए कितना यूजफुल है। सो इन सारे प्रोसेस से होके गुजरने के बाद हम लोग रिसोर्स प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सिंपल भाषा में आपका असर्शन जो है वो रॉन्ग है और ऐसे में आप डी नंबर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए जहां लगे कि कुछ डाउट हो, मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मेरा बोर्ड कुछ मतलब कह सकते हो कि मेरा स्टाइलस प्रॉपर वे में आज काम नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम नजर आए तो प्लीज इग्नोर करो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कल तक मैं इसको शॉर्ट आउट जरूर कर लूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन बोल रहा है processes of soil formation and erosion goes simultaneously and creates a balance between the two। बिल्कुल सही बात है। erosion and deposition याद रखोगे, erosion deposition, यहां पे soil formation का मतलब सीधा सीधा डिपोजिशन से हो जाता है कि मिट्टी का जमाव या उसके बाकी जो प्रोसेस है जिसके तहत मिट्टी बनती है, तैयार होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
दोनों साथ में चलते हैं, ठीक बात है। रीजन बता रहा है कि द denudation of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion। देखो अच्छे से रीजन को समझ लो कि द denudation of the soil cover यानी कि जो ऊपर का टॉप सॉइल है उसका दह जाना या बह जाना, ठीक है, को हम लोग जनरली क्या सॉइल एरोजन से रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे इस केस में, क्योंकि यहां दोनों बातें सॉइल इरोजन और कहीं ना कहीं सॉइल के फॉर्मेशन से रिलेट करती हैं। तो आप कह सकते हो कि यस, असर्शन एंड रीजन बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े गाइस, तो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा नंबर 7। असर्शन है एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट, क्रियल्स एंड पल्सेस। बिल्कुल सही, क्योंकि एलुवियल सॉइल is the most fertile soil of the northern plain because it forms by, and means you can say the composition is alluvium. That alluvium comes from the Shivalik region which having a very high fertile silts. So silt and sediments का डिपोजिशन होने की वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन होता है ये, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अगला रीजन क्या बता रहा है कि एलुवियल सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये बिल्कुल गलत हो गया गाइस, क्योंकि याद रखना मॉइस्चर होल्ड करने में जो सबसे बेस्ट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितने भी पोटर्स हैं यानी कि कुम्हार, वो काली मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैक सॉइल वो सबसे बेस्ट सॉइल होती है जो कि मॉइस्चर को होल्ड करके शेप देने में महारत जिसको हासिल है या फिर जो फेमस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें होगा क्या कि असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नंबर 8 पे चलते हैं। असर्शन है कंट्रोलिंग ऑन माइनिंग एक्टिविटीज डज नॉट कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। देखो अगर सीधे सीधे बात करें तो असर्शन ही रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यस माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करके आप डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कि माइनिंग एक बहुत बड़ा रीजन है किस चीज का, लैंड के डिग्रेडेशन का, क्योंकि धूल उड़ते हैं, जो डस्ट उड़ता है उसमें जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो एक ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो डस्ट के जो पार्टिकल्स है ना, टाइनी पार्टिकल्स, वो अगल बगल के फर्टाइल लैंड को कवर अप करके उनको अनफर्टाइल, है ना, अनफर्टिलिटी की तरफ धकेल देते हैं। तो यस माइनिंग एक्टिविटी को रोक के हम लैंड को बचा सकते हैं, तो असर्शन ही आपका रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, फिर भी रीजन को समझते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डिफॉरेस्टेशन हैज ऑकर्ड ड्यू टू ओवर ग्रोइंग नॉट माइनिंग्स। ध्यान देना बाबू, इन जगहों पे ओवर ग्रोइंग नहीं, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग रीजन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको ट्रिक तो समझा ही दिया है कि जब असर्शन ही गलत निकल जाए तो सीधे ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन इज रॉन्ग। होप आप समझ रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं नजर आ रही होगी अभी तक में। ठीक है ना, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट समझते रहो, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, चारों पार्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और आज आपको प्रॉपर वे में ये समझ में आ जाएगा कि असर्शन रीजन को डील कैसे करें। साथ ही साथ चैप्टर के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है ना। नाउ नंबर 9 असर्शन है सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये ट्रू है। रीजन बता रहा है सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। यस, बोथ इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज सॉइल ना केवल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है, बट ऑल्सो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है।
चाहे वो फ्लोरा हो या फौना। सो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 10 असर्शन है प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जी हाँ बिल्कुल, देखो प्लांटेशन क्या है ना, हम प्लांटेशन को एग्रीकल्चर के अंदर तो रखते ही हैं। ठीक है, कि कोई एग्रीकल्चर क्या था, आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग क्या है, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एग्री। ये जो वर्ड है ना एग्री, इस एग्री का मतलब होता है गाइस, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर कर दूं जगह को। एग्री वर्ड का एग्जैक्टली मतलब होता है प्लांट या क्रॉप। ठीक है, प्लांट या क्रॉप। और जो कल्चर है, कल्चर, इस कल्चर वर्ड का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, याद रखोगे। सो सिंपल भाषा में प्लांट या क्रॉप के कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, लैंड सरफेस या किसी भी प्लेन पे। ठीक है, तो प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर तो है प्लांटेशन। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। आप देख सकते हो इंडस्ट्री के तौर पे कैसे यूज होगा, तो प्लांट्स जो है एज अ टिम्बर इंडस्ट्री। ठीक है, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए प्लांटेशन इज मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो गाइस कि यस प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये ट्रू है। अब रीजन पे बात करते हैं। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। यस, इन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। बिल्कुल, आप बहुत जगह जंगल देखोगे, मोहगनी के आप पूरे बागीचे देखोगे, सागवान का देखोगे, आम के पेड़ों का, लीची के पेड़ों का। तो बिल्कुल हाँ, ठीक है, दोनों सही होगा और इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऐसे केस में वो ए हो जाएगा। ध्यान देते चलना, जहां लगे कुछ डाउट है तो पूछना, बिल्कुल मत भूलना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 असर्शन है बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। यहां बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, यहां हम लोग बात कर रहे हैं HYV सीड्स की। यहां हम लोग बात HYV सीड्स की कर रहे हैं। और रीजन क्या है, यहां पे डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स रैपिडली। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में HYV सीड्स। ठीक है, और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने फसल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो यस, इस केस में 11 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ए। चलिए नंबर 12 असर्शन कह रहा है क्रॉप्स आर ग्रोन डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन। बिल्कुल सही, हर प्रकार, हर टाइप के क्रॉप की अलग अलग डिमांड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आप राइस की खेती कर रहे हो तो राइस के लिए जो बेस्ट सुटेबल है वो कौन है, वो है एलुवियल। और इसको वाटर, यानी कि वाटर इरिगेशन मस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए इरिगेशन, है ना। इरिगेशन की डिमांड ज्यादा है, वाटर इसको ज्यादा चाहिए। और ये जनरली कैसे क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, तो जो एक बेसिक आप कह सकते हो टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है, उस टाइप की क्लाइमेट की तो आवश्यकता है। तो ऐसे में असर्शन सही है। रीजन बता रहा है कि क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जैसा मैंने राइस का एग्जाम्पल पहले ही आपको दे दिया समझाने के लिए कि राइस को मच वाटर की जरूरत है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, खेतों में पानी लगा होता है, जबकि वीट को बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। तो यस इट इज ट्रू, अगर गेहूं के पौधों के खेत में, अगर गेहूं के फसल की खेत में अगर पानी लग जाए तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी, पौधा डेवलप नहीं करेगा। तो यस बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। होप आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो काइज हमारा है वो क्या है, 13 नंबर। असर्शन कह रहा है एप्पल फूड क्रॉप
इन इंडिया इज राइस एंड रिक्वायर लेस रेन। देखो राइस जो है ना, असर्शन रॉन्ग हो गया, मेरे हिसाब से असर्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि राइस एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड क्या होता है गाइस? स्टेपल फूड का मतलब होता है वह खाना या वह ग्रेन जो मुख्य आहार के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मेन इंग्रेडिएंट इन आवर फूड आइटम। ठीक है, तो राइस वैसे क्रॉप के अंदर गिना जाता है, तो हमारा असर्शन ही रॉन्ग हो चुका। उसके बाद रीजन दे रहा है कि आवर कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ध्यान रखोगे कि फोर्थ नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। तो इसलिए आप इस बात को दिमाग में डाल लें कि बोथ इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप चले जाएंगे यहां पे इस क्वेश्चन के केस में। नेक्स्ट नंबर 14 पे आते हैं। असर्शन टी कल्टीवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, असर्शन सही है कि टी कल्टीवेशन एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन रीजन क्या बोल रहा है कि कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। देखो असर्शन सही है, लेकिन ये जो रीजन दे रहा है ना, ये रीजन प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस असर्शन को। हालांकि रीजन जो है वो भी सही है अपने आप में। ठीक है, मतलब ये रीजन गलत नहीं है। तो ऐसे केस में आप कहां जाएंगे? आप बी की तरफ जाएंगे, जहां पे दोनों सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा असर्शन के साथ। तो नंबर बी की तरफ आप जाएंगे कि भाई असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द लाइक जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होप आप क्लियर होंगे, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15 है गाइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग। रीजन है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग, कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है ना वो गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाई डोजेस का इस्तेमाल नहीं होता। हाई डोजेस का इस्तेमाल हम लोग केमिकल फार्मिंग यानी कि जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वहां करते हैं। तो इस केस में असर्शन आपका राइट होगा, रीजन आपका रॉन्ग होगा, और ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चले जाएंगे जहां पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग या फॉल्स के तौर पे आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नंबर 16, ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज हाईली डिजायरेबल। ठीक है, ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज हाईली डिजायरेबल। रीजन बता रहा है कि इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल। देखो ये गलत है, असर्शन ही रॉन्ग हो गया। टिरानी ऑफ द मेजॉरिटी इज हाईली डिजायरेबल, बिल्कुल नहीं। यहां मेजॉरिटी डिजायरेबल, बात डेमोक्रेसी की हो रही है। यहां बात हो रही है किसकी? डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल टू, यानी कि यहां लोगों की बात हो रही है और लोगों में सभी लोग आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। ध्यान रखना भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहां हिंदू जो मेजॉरिटी में है उनका भी उतना ही योगदान और उतना ही वैल्यू है जितना कि माइनॉरिटी मुसलमानों का। तो इस बात को दिमाग में रखोगे कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल स्टेटस की बात करता है और यहां मेजॉरिटी को देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। तो गाइस असर्शन इस केस में रॉन्ग हो गया, और जब असर्शन रॉन्ग हो गया तो आपका ओवरऑल जो मैंने ट्रिक बताया उस बेसिस पे ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और डी की तरफ आप बढ़ जाएंगे, बोथ इज फॉल्स या रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर 17, असर्शन कह रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, रीजन बता रहा है कि बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है, क्योंकि इसी बात का तो मसला था पूरे बेल्जियम में।
इसी बात का तो मसला था पूरे बेल्जियम में कि भाई डच जो थे ना, डच, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि डच जो है दे आर 59%, दे आर इन द मेजॉरिटी, बट इन ब्रुसेल्स दे आर माइनॉरिटी, क्योंकि ब्रुसेल्स में वो सिर्फ 20% थे, लेकिन चूंकि देश में उनकी मेजॉरिटी थी पूरे बेल्जियम में, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे और एक पावर गेन करना चाहते थे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रेंच आर ऑल्सो दे आर इन द रेस and with their overall wealth and education they are leading it. So this is why आप कह सकते हो कि assertion तो राइट है बट रीजन गलत है, एंड ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जितना देखोगे उतना सीखोगे और जितना सीखोगे उतना सही बना के आओगे। तो बच्चों जुड़े रहो, देखते रहो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो चूंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और लंबा तय करना है रास्ता, इसलिए थोड़ा फास्ट हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे करते हैं, है ना, बिना रुके हुए, बिना थके हुए। असर्शन, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने के में डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी होती है, और ये भागीदारी कैसे होती है, तो रिप्रेजेंटेशन से होती है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां कहीं डायरेक्ट बात नहीं कही गई है, डायरेक्ट वॉइस की चर्चा नहीं है। तो हमारी आवाज कौन होता है, वह नेता जिसे हम चुनते हैं। तो याद रखोगे कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा थ्रू द वोटिंग, जिन्हें हम अपना एमएलए या एमपी चुनते हैं, वो हमारी बात को हमारे तरफ से पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हर किसी की बात सरकार के सामने रखी जाती है और वही लोग मिलके सरकार भी बनाते हैं और चुनते भी हैं, ठीक है। रीजन, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। देखो दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, बट मेरे हिसाब से ये जो रीजन है ना वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, पहले वाले को। तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे क्या कि बोथ इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। देखो 19 नंबर है असर्शन में, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन। देखो एलिनेशन वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये मेरा काम नहीं कर रहा प्रॉपर वे में, तो मैं गोल नहीं कर पा रहा हूं। तो एलिनेशन वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली अलगाव, याद रखना अलगाव। तो अलगाव वाली जो भावना है वो किसके अंदर थी, तमिल्स के अंदर थी। यहां बात हो रही है सिन्हालास की और तमिल्स की, श्रीलंका के। तो तमिल्स के अंदर अलगाव वाली फीलिंग थी। रीजन क्या था कि द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। बिल्कुल सही, दोनों में आप देख सकते हो। सेकंड नंबर रीजन क्या है कि जो सिन्हाला सरकार बनी थी 1948 के बाद, है ना, उस सरकार ने सिन्हाला सुपरमेसी यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म की सरकार को अपनाया और सिन्हाला सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने का काम किया, जिसकी वजह से सिन्हालास को ही सारे राइट्स दिए गए। और ये जो अपना यानी कि जो तमिल्स है ना, इनको फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई थी, यानी कि एक अलगाववाद की इनको बू आ रही थी, इनको इंफीरियर समझा जा रहा था, मोटा मोटा समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर 20, नंबर 20 की बात करें, असर्शन दिया है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच को कौन चुनेगा, जो फ्रेंच सिटीजन होगा, ठीक है। फ्रेंच सिटीजन को यह अधिकार होगा कि वो अपने फ्रेंच कम्युनिटी लीडर को चुने। तो ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या दिया जा रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प्स इन द रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एकदम सही,
कि इनको बनाया ही गया था कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे और उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए। उनके बीच के जो भी मसले होंगे उनको कल्चरल मसले या लैंग्वेज बेस्ड मसलों को दूर करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल इस 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। यस, बोथ इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले अभी इतने ही क्वेश्चंस अभी डबल की सीरीज में अभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाक से गाइस। 21 नंबर कह रहा है कि असर्शन है सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। बिल्कुल सही, इसको एज आप कह सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैब्लिश किया था 1948 के बाद, जब मेजॉरिटेरियनिज्म की सरकार आई थी, यानी कि आप कह सकते हो एक रूल आया था श्रीलंका में। ठीक है, रीजन आया कि द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू स्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। बिल्कुल सही, दोनों परफेक्ट है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू भी है और यस रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहां पे क्लियर वे में कि यहां पे बात किस चीज की हो रही है। तो यहां पे बात मेजॉरिटेरियनिज्म की हो रही है। ठीक है ना, चलिए नंबर 22 में आते हैं। असर्शन में गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। बिल्कुल, यहां पे बात क्या हो रही है कि आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब गवर्नमेंट आई थी श्रीलंका के अंदर 1948 के बाद, तो जो कि सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिज्म को मानता है, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को स्टैब्लिश किया गया पूरे देश में। जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे वो सब सिन्हालास को दिए गए, जॉब गारंटीज सिन्हालास को दिया गया, इवन सिन्हाला लैंग्वेज देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बना। इस तरीके से सिन्हालास की सुपरमेसी को अंडर द मेजॉरिटेरियन स्टैब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी 74% की मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी थी सिन्हाला कम्युनिटी देश के अंदर, यानी कि श्रीलंका के अंदर। याद रखेंगे आप, है ना, कि पूरे देश में 74% थे सिन्हाला। ठीक है, सिन्हाला। इसके अलावा हम बात करें तो 18% थे तमिल, जिस 18% तमिल्स में से 13% थे श्रीलंकन तमिल और 13% थे श्रीलंकन और 5% थे इंडियन तमिल। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना कि पॉपुलेशन बेसिस पे सिन्हाला मेजॉरिटी में थी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल राइट है। रीजन की बात करें तो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल देखो, ये रीजन गलत है, क्योंकि जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए था। जो स्ट्रगल था वो तमिल एलम के लिए बाद में हुआ। जो स्ट्रगल था वो गारंटी ऑफ जॉब के लिए था, इक्वल स्टेटस के लिए था सोसाइटी में। हाँ, कहीं ना कहीं भाषा भी उसमें एक आधार है, लेकिन केवल भाषा के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया गया था। तो आप दिमाग में रखोगे कि जो आपका रीजन है इस केस में वो गलत है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट असर्शन गाइस बता रहा है नंबर 23 में हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, रीजन क्या बता रहा है? ठीक है, ये सही भी है, आज भी हमारी ऑफिशियल भाषा हिंदी है भारत में। रीजन बता रहा है क्वेश्चन, इट हेल्प्ड द क्रिएटिंग सुपरमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर द अदर्स। बिल्कुल गलत, ये रीजन नहीं था हिंदी के चूजन करने का एज ऑफिशियल। इसका रीजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द, देखो मैक्सिमम पीपल इंडिया में नहीं बोलते, लेकिन हाँ मेजॉरिटी पीपल हिंदी बोलते हैं। तो इस रीजन से आप बोल सकते हो कि
हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया था उस टाइम पे, ठीक है। मेजॉरिटी जो छिटपुट मेजॉरिटी है देश के अंदर वो हिंदी स्पीकिंग है। तो आपका रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नंबर 24 की बात करें, है ना, तो आप 24 क्या है, असर्शन कहता है इंडिया इज अ फेडरेशन, ठीक है। रीजन बता रहा है कि पावर रिसाइड्स विद इन द सेंट्रल अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। देश हमारा फेडरल प्रिंसिपल्स को मानता है ना, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट SL शॉर्ट फॉर्म में 66 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट 44 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टेट, दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों के बनाए हुए कानून विवादित या एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाए तो ऐसे केस में सेंट्रल का बनाया हुआ कानून ही लागू होता है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई है, इसीलिए आप कह सकते हो कि जो रीजन है ना वो सही है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 25वां नंबर क्वेश्चन है, असर्शन कहता है अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, ठीक है। 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कितना, 73rd एंड 74th, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान सुधार के बाद दोस्तों क्या हुआ, भारत में लोकल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। कैसी स्थापना, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड तरीके से स्थापना, ठीक है। रीजन बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड एक्टिव, बिल्कुल सही, दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। और इस केस में ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन आपके असर्शन का। होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको असर्शन और रीजन को क्रैक करना है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप बारीकियों से लाइन का एग्जैक्टली स्टेटमेंट का मतलब समझे। बच्चों जब मतलब समझोगे तो ही आप इस क्वेश्चन को परफेक्ट टिक करके आ पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नंबर 26 पे। असर्शन कह रहा है इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, बिल्कुल फेडरलिज्म की बात है। अंडर अ यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units are subordinate to central government। देखो इंडिया तो एक फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को मानता है, तो असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, नो डाउट। रीजन में जो लिखा गया है कि कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट इधर एक लेवल पे होती है या जिसके लेवल्स होते हैं ना वो सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, सेंट्रल के। जैसा अमेरिका में देखने को मिलता है कि अमेरिका में जो यूएस प्रेसिडेंट हैं अभी जो बाइडेन, गवर्नर्स जो होंगे अलग अलग स्टेट के वो आंसरेबल होंगे जो बाइडेन के लिए। इसका मतलब आप बिल्कुल समझ सकते हो कि रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों में कनेक्शन नहीं है गाइस, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाओगे जहां पे बोथ इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है, उनको समझना है और फिर आपको उसका आंसर दे देना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नंबर 27। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे होने वाला विकास, जहां पे ग्रोथ जो है वो बहुत स्टेडी हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि
समय के साथ तरक्की की बात यहां होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट से ना लिए हुए विकास की कड़ी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। असर्शन आपका सही है। ठीक है, यहां टिक कर देता हूं। रीजन बता रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट environment friendly measures are adopted for carrying out the production। बिल्कुल सही, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहां पे लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए बढ़ने की या बढ़ाने की एक नीति है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अगर कुछ लगे कि कुछ गलती हो गई या कुछ छूट गया तो प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं, है ना। तो बस देखते रहो, जुड़े रहो और शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स तक, जितने भी ग्रुप में एक्टिव हो, सब जगह पहुंचाओ। अपने स्टेटस में तो जरूर लगाओ, है ना, क्योंकि मेहनत लगती है बच्चों। एक एक क्वेश्चन को छांटना, बनाना, फिर टाइप करना, प्रेजेंट करना आपके सामने। तो इसके लिए जो आप कर सकते हो वो कम से कम बस यही है कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो डू योर सपोर्ट, जस्ट शो योर सपोर्ट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, देखते रहिए। नंबर 28 असर्शन कह रहा है सपोज द लिटरेसी रेट इन अ स्टेट। ठीक है, किसी राज्य का जो लिटरेसी रेट होगा यानी कि पढ़ाई वाला वो 78% है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। और लेकिन जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि कितने बच्चे, याद रखना, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल, ठीक है, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। तो कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इसको कहेंगे नेट अटेंडेंस। ठीक है, रेशियो वो मात्र 47% है। अब रीजन बता रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अदर स्टेट्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो यहां पे गलत क्या हो गई। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, हालांकि यहां पे सेकेंडरी सेक्शन की बात है। सेकेंडरी स्टेज जो हम लोग बोलते हैं वो एक तरीके से 10 तक को रखा गया है। ठीक है, हालांकि लिटरेसी का जो पैमाना है वो क्लास 8वीं तक है और एलिमेंट्री की पढ़ाई भी 8वीं तक होती है। तो आप इस केस में ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं, जहां मुझे ये लग रहा है कि दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस कम है तो कहीं ना कहीं बच्चे कहीं और से ही एजुकेशन ले रहे होंगे, है ना। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में ए नंबर के साथ आप जाएं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 असर्शन कह रहा है कि स्टेट हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,25,000 per annum. The infant mortality rate is 2%. So the state cannot be considered as developed state. देखो the state cannot be considered, जैसे ही cannot be considered आ गया तो ये assertion ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चों? किसी स्टेट जिसकी 2,25,000 पर एनम उसका ओवरऑल पर कैपिटा होगा तो एक तो डेवलप की कैटेगरी में आ ही गया। दूसरा सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%, ये बहुत अच्छा कंडीशन आएगा। तो ऐसे में आप सीधे ऑप्शन नंबर डी की तरफ क्वेट करेंगे, ठीक है ना, बिना कुछ सोचे दिमाग लगाए हुए। ठीक है, चलिए नंबर 30 पे आते हैं। असर्शन कह रहा है कि द हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेल बीइंग और ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि इनकम इज नॉट ओनली द पैरामीटर टू बी अ डेवलप। दिमाग में याद रख लेना, इनकम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इनकम केवल और केवल माध्यम नहीं है डेवलपमेंट का। इनकम के अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट हैं वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा,
रिस्पेक्ट यानी कि आदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि बराबर का अवसर, बराबर का अवसर, है ना, सोशल इक्वालिटी सामाजिक एकता, ये सारे एस्पेक्ट जब मिलते हैं ना तब जाके आप अपने आप को डेवलप्ड कह सकते हो। तो केवल इनकम पैमाना नहीं है डेवलपमेंट का, यहां उसी की बात हो रही है। तो ये आपका ट्रू है, सही है असर्शन। बात करते हैं रीजन की। एवरेज इनकम डज नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटी एंड पब्लिक फैसिलिटी। बिल्कुल सही, दोनों सही है और इसका परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए अच्छी बात, आपको समझ में आ रही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जुड़े रहिए, देखते रहिए तब तक, है ना, जब तक, है ना, हम लोग 40 आउट ऑफ 40 के मार्क पे पहुंचने के लायक न बन जाए। एकदम अपने आप को काबिल ही नहीं सुपर काबिल बना लेना है कि पेपर बनाने वाला भी सोचे कि कहाँ से दे। इन्होंने हर एक वीडियो देखा है ज्ञान भाई सौमेन झा का, तो वही बच्चों जो देख रहे हो फोड़ डालेंगे, हिला डालेंगे, कमाल धमाल कर देंगे, है ना, सुपर से ऊपर वाली प्रिपरेशन करके पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है ना, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आइए असर्शन पे आते हैं। इन इंडिया ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1970 to 74 and 2013-14 while production in all the three sectors has increased। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ा है। ठीक है, सब में, सारे सेक्टर्स में ये बढ़ा है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि प्राइमरी का ओवरऑल गिर गया, सेकेंडरी में थोड़ा बढ़ा और टर्शरी में सबसे ज्यादा बढ़ा, तो ये एक अलग पैरामीटर है। ठीक है, उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से बीते हुए समय के साथ तीनों सेक्टर्स में बदलाव हुए हैं। लेकिन आप जब परसेंटेज ग्रोथ का देखोगे तो आपको मिलेगा कि प्राइमरी यानी कि जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो भी पहले के परसेंटेज से, मतलब पहले की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा है आज के डेट में। तो ओवरऑल हम ग्रोथ कहेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट कहेंगे इसे। ठीक है ना, तो दिमाग में इस बात को अच्छे से डाल लो कि डेवलपमेंट के सेंस में परसेंटेज अप एंड डाउन को नहीं, टोटल प्रोडक्शन को हम लोग काउंट करते हैं कि वो कितना बढ़ा या कितना कमा। ठीक है, चलिए रीजन बता रहे हैं कि रीजन बता रहा है कि टर्शरी सेक्टर इज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी। बिल्कुल गलत है ये। टर्शरी ऑर्गेनाइज्ड, ओनली ऑर्गेनाइज्ड तो बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी भी ऑर्गेनाइज्ड है, पहली बात। दूसरी बात, टर्शरी के अंदर आने वाला रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, है ना, सब्जी बेचने वाला भी सर्विस कर रहा है, ठेला वाला भी सर्विस कर रहा है, दुकान पे काम करने वाला जो रामू है ना, किराना दुकान में काम करने वाला रामू, वो भी तो सर्विस ही दे रहा है ना, टर्शरी का हिस्सा हुआ ना। लेकिन उसे ऑर्गेनाइज्ड में मिलने वाली कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आपका रीजन गलत हो गया। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप ना। 32 पे आते हैं। असर्शन, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, जिस तरीके से आपकी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होगा, है ना, ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि हमारे सर्विस में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जरा सोच के देखो, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट का मतलब ज्यादा ट्रैक्टर यानी कि ट्रांसपोर्ट की ज्यादा डिमांड। ठीक है, मंडियों में ज्यादा सामान बिकेगा, तो बड़ा फैक्चुअल बात है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्ट जो कि सर्विस सेक्टर में आता है वो बढ़ेगा। बैंकों में केसीसी के लिए ज्यादा अप्लाई होगा तो बैंकिंग बढ़ेगा, सारे सर्विस का हिस्सा है। बिल्कुल सही। इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी तो फिर बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सबको फायदा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रीजन बता रहा है कि एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्स द डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड ऑल इंक्रीजेज। जो मैंने समझाया वही एग्जैक्टली नीचे दिया हुआ है। तो यस, बोथ इज ट्रू
and perfect explanation. So option number A is your answer in this case. चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नंबर 33 है assertion. Assertion है guys, an individual who manufactures from wheat is engaged in primary sector. An individual who manufactures यहां पे फ्लोर होगा, फोर नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, दिमाग में रखना, ये फ्लोर होगा, FLOUR, फ्लोर, आटा, ठीक है. फ्रॉम व्हीट इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, ये गलत हो गया. याद रखना, फ्लोर यानी कि आटा पीसना, आटा चक्की में आटा पीसा जाता है, तो आटा चक्की में जहां आटा पीसा जाएगा वो क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं. दिमाग में इस बात को डाल लो, किसी भी चीज को उगाना या उसको प्रोड्यूस करना ये प्राइमरी एक्टिविटी है. उसका प्रोसेसिंग करना या फिर उसको किसी दूसरे रेडी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डालते हैं. तो ये प्राइमरी बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका असर्शन रॉन्ग हो गया. जैसे असर्शन रॉन्ग तो रीजन का कोई तुक नहीं बनता, फिर भी पढ़ लेते हैं. चलिए, when some process of manufacturing is used, the products is a part of secondary sector. ठीक है, तो यहां बता रहा है वही बात कि when some process, कुछ भी प्रोसेस अगर यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की तो सेकेंडरी का हिस्सा होगा. हालांकि रीजन सही है मोटा मोटा, फिर भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए. चलिए, नंबर 34, असर्शन कहता है जीडीपी शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज. बिल्कुल सही बात है, जीडीपी इसी बात को दिखाती है. रीजन बता रहा है कि जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. बिल्कुल हाँ, सही बात है कि एक डोमेस्टिक रीजन में यानी कि भारत के अंदर जितनी भी सामान एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेलिंग होगी, यानी कि जितना भी हम बेचेंगे उससे जो लागत मूल्य हमें आएगा, मतलब जो हम मूल्य इकट्ठा करेंगे, दैट इज ओनली कम अंडर जीडीपी. तो यस, इट इज ट्रू. सो बोथ इज करेक्ट एंड रीजन इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ऑप्शन नंबर ए के लिए आप चले जाओ, परफेक्ट बैठेगा. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में. नंबर 35 क्या है भाई? असर्शन है राकेश इज एन एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank. ठीक है, प्राइवेट बैंक में राकेश काम कर रहा है, एजुकेटेड भी है, स्किल्ड भी है. ठीक है, प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, तो प्राइवेट बैंक ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. रीजन बता रहा है कि ऑल सर्विस सेक्टर इन इंडिया आर ग्रोइंग एक्सट्रीमली वेल एंड ईच इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ टर्शरी एक्टिविटी अर्न्स अ हायर इनकम. रॉन्ग. ठीक है, राकेश की अच्छी इनकम क्यों है? दिमाग में रखो कि राकेश की अच्छी इनकम क्यों है, क्योंकि बच्चों राकेश एजुकेटेड भी है और स्किल्ड भी है. वो अपने काम को परफॉर्म अच्छे से कर सकता है, इसीलिए उसकी इनकम अच्छी है ना. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टर्शरी में काम करने वाले हर एक बंदे की अच्छी सैलरी होती है. मैंने पहले ही कहा कि एक चाय के दुकान पे काम करने वाला, एक किराने की दुकान पे काम करने वाला, एक कपड़े की दुकान पे काम करने वाला, एक ठेला वाला, एक सब्जी वाला, सारे टर्शरी में आते हैं, बट इनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं होती है. तो ये क्लियरली बताता है कि टर्शरी ग्रोइंग सेक्टर तो है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हाई इनकम को कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा. तो दिमाग में रखना इस बात को. आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां पे असर्शन इज, है ना, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, चलो नंबर 36 असर्शन. Leela works 5 days week, receives her income on the last day of the each month, यानी कि सैलरी मिल रही है, gets medical facilities from her firm. फॉर्म वर्ड का मतलब होता है कंपनी. ठीक है, जहां वो काम कर रही है. तो देखो लीला को क्या क्या मिल रहा है? लीला को सैलरी मिल रही है मंथ में, लीला को 5 दिन का काम करना पड़ रहा है, मतलब 2 दिन का वीक ऑफ मिल रहा है,
वीक ऑफ का मतलब होता है जैसे सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहती है, उसकी छुट्टी मिल रही है प्रॉपर लीला को, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है लीला को। मतलब सिंपल नोट दिमाग में डाल लो कि लीला एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की स्टाफ है। ठीक है, लीला इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसा मैंने कहा वही है। तो यस, बोथ इज राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस को तरीके को देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, ये डिजाइन किए गए हैं आपको न केवल पढ़ाने के लिए बल्कि ये समझाने के लिए कि क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं और आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करना है 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए। ठीक है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। नंबर 37 गला बैठने वाला है ना। चलो, there are several goods and services that the society needs, however the private sector does not produce all of them। देखो, बिल्कुल सारे सर्विसेज और गुड्स को प्राइवेट सेक्टर केवल प्रोड्यूस नहीं करता। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो कि और गुड्स भी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो जल्दी से, अगर मैं बात करूं सेल की, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं सेल की, सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं भेल की, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, लेकिन ये भी हमें गुड्स सप्लाई यानी कि सामान देती है, सप्लाई करती है। तो प्राइवेट कहना सिंगल गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सर्विस की करते हैं। सर्विस में वाटर सप्लाई हमें कौन करता है? हमें सरकार देती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? हमें सरकार दे रही है। राशन शॉप, राशन की दुकानों से जो अनाज मिलता है सब्सिडी रेट पे, कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो बाबू दिमाग में रख लो कि केवल प्राइवेट ही सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है, सरकार भी है। इसलिए आपका असर्शन ही रॉन्ग हो गया। अब असर्शन रॉन्ग है तो रीजन का कुछ मायने बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट ड्रिवन, रीजन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो होपफुली जो 4 ऑप्शन मैंने दिए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ आंसर के दृष्टिकोण से समझ लो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन है नंबर 38 का, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815। सही बात है, वाटरलू के बैटल में नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था। रीजन समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अनडू the changes that had comes about in Europe during the Napoleonic wars। देखो ये गलत है। ठीक है, यहां पे undo the changes मैंने यहां लिखा गया है, बात को समझ लीजिए अच्छे से। undo the changes, अगर यहां पे distribution of territories लिखा होता ना, which was captured by या annexed by या controlled by या you can say merged by Napoleon होता, टेरिटरी वर्ड अगर कहीं यूज किया जाता ना तो ये सही हो जाता। लेकिन जहां पे चेंजेस की बात हो रही है, कौन से चेंजेस? जो कि नेपोलियन ने किए थे। आप जरा याद करो, बुक में लिखा हुआ है कि अंडर द न्यू कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स ने ये सोचा कि द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन विल मोर स्ट्रेंथन द मोनार्की। तो जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए हैं वो मोनार्की को और क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा। तो आपका रीजन गलत होता है, असर्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है ना, दिमाग में रख लो, सेट कर लो, जमा लो अच्छे से दही की तरह और छा जाओ एग्जाम में जाके।